नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ही ग्रेनेड से ही हमला किया गया है। कैंप के त्रिवेदी गेट पर ही बाइक सवारों ने हमला किया है। आपको बता दें कि घटना के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लामा ने बताया है कि प्रथम दृश्य से ये पता चलता है कि ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और आगे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल गुजरी उसी समय ब्लास्ट हुआ है और हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की भी उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र की होने वाली बैठक में भी आपको बता दें कि 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत कर जो है गुरु मंत्र देने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर रहेंगे। चंपा देवी पार्क में भव्य मंच के साथ 30,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही शहर को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर के पार्ट दिए गया है। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का गोरखपुर क्षेत्र 62 में से 60 सीटों पर जीत का लक्ष्य रख रहा है। गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों में से 43 पर बीजेपी और 2 पर सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। पूर्वांचल में बीजेपी और सहयोगी दलों को साल 2017 में 164 सीटों में 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 23 नवंबर को नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिलों में कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम 6:15 पर ही लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में शामिल भी होंगे। सरकार और संगठन में समन्वय बनाने के लिए कोर कमेटी बनी हुई है जिसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष, पार्टी के संगठन महामंत्री और संघ के क्षेत्र प्रचारक भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है, जिसके बाद उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने सिद्धू पर जमकर हमला भी बोला है। अब इस पर पूरे मामले को लेकर सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों से ताली बजती है, लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि हमारे पीएम मोदी जी और उनके पीएम इमरान खान साहब की वजह से ही आज संगत वहां जाकर दर्शन कर पा रही है। मैं फिलहाल बात भी बता दूं कि लोग छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं और मैं बात को आगे बढ़ाने लग गया हूं। मैं बड़े मुद्दे की बात करता हूं। आज उम्मीद करता हूं कि पंजाब की जिंदगी बदलती है तो क्यों हमारा सामान 2100 किलोमीटर जाए। 2100 किलोमीटर क्यों नहीं। सिद्धू ने पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से व्यापार शुरू करने की वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तबाही से ही यूरोप ने सबक लिया और मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं। पंजाब की किस्मत बदलनी है तो बड़े फैसले लेने होंगे। आर्थिक खुशहाली आनी चाहिए, व्यापार के रास्ते खुलने चाहिए। सिद्धू ने कहा कि हमारे कल्चर एक है, हमारी जुबान एक है और हम एक तरह के कपड़े पहनते हैं। ये बात आगे बढ़नी चाहिए और मैं तो आज भी कहता हूं कि पिछली बार जब करतारपुर कॉरिडोर गया तो बोला कि इसको खोल दो। उन्होंने कहा कि मैंने वहां भी कहा कि जो भी मंदिर है उनको भी खोलो। जाने को जत्थे अपने बाप के दर पर क्यों नहीं जाने देते। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़े भाई कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में करतारपुर परियोजना के सीईओ के साथ ही बातचीत के दौरान ये बयान दिया और वो पंजाब के ही कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए करतारपुर में थे। सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बहुत प्यार है। इसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा।
देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इस मकसद से ही डीडीएमए ने ही फैसला लिया है कि दिल्ली मेट्रो और बसों में अब यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। डीडीएम ने दिल्ली मेट्रो में अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक कोच में 30 लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी थी और इसके अलावा सभी सीटों पर यात्री बैठकर सफर नहीं कर रहे थे। डीडीएम ने अब फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी अब हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे और यानी कि आपको बता दें कि बसें 100% यात्री क्षमता के साथ ही चलेंगी। इस दौरान बसों में सीट की संख्या 50% यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। यानी अगर बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 लोग खड़े होकर भी यात्रा कर पाएंगे। हालांकि बाकी कोविड की जुड़ी पाबंदियों पहले की तरह ही लागू रहेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ही वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली और दिल्ली से सीमें सटे हुए कुछ राज्यों ने अपने जिलों में कई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है, जबकि निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। कृषि कानून के विरोध में किसान बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बीते 3 दिनों में ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। आपको बता दें, कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा होते ही सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री की घोषणा से असहमत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद आज कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कृषि कानून के वापस लिए जाने से सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कानून का सरलीकरण करें और इसे लागू किया जाए। सांसद ने यह भी कहा कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। इस कानून से ही किसानों की बेड़ियां हटी थी और किसान अपनी फसल को जहां चाहे वहां बेच पा रहे थे। लेकिन कृषि कानून के वापस होने से किसानों को फिर से बेड़ियां लग जाएंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत पर उन्होंने कहा है कि वो बताए कि किसानों के हित में है या फिर उद्योगपतियों के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने गुमराह कर प्रधानमंत्री को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। परीक्षा में नकल करने के अब तक कई तरीके सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचाने वाला मास्क भी नकल के इस्तेमाल में आता है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आपको बता दें कि परीक्षा में नकल करने और कराने ने इसका भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मास्क के जरिए ही नकल का मामला महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में ही सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी और इस दौरान जांच में एक शख्स के मास्क में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट किया हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक शख्स आया था, जिसकी जांच करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेस मास्क जब्त कर लिया गया है। और पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शख्स ने जो मास्क पहना था उसमें सिम कार्ड, माइक और बैटरी थी और इसके साथ ही जांच के दौरान मास्क को जब्त कर लिया गया। लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा। बाद में पुलिस ने मास्क में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में फिलहाल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति जब स्थानीय पुलिस कांट में निजी अस्पताल को लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल में इमरजेंसी में ही तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल
शख्स को नियम अनुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची और यहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे शख्स को ही मृत घोषित कर दिया। उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया गया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद भी सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद के मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में ही पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ही जानकारी प्राप्त हुई है कि इस शख्स का नाम ऋषिकेश है और ये संभल के रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला कि ऋषिकेश अब मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में रहता है। हादसे में ऋषिकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। परिजन रोते हुए ही मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। सुबह जब स्थानीय पुलिस शव को पहचाननामा करने के लिए वहां पहुंची तो इसके बाद पता चला कि उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद परिजन तुरंत मुर्दा घर से ऋषिकेश को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उस डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सड़क हादसे का शिकार हुए ऋषिकेश जिंदा होने के बाद परिजन वाले भगवान का शुक्र मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन पुलिसकर्मियों को भी कोस रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।